Hi everyone, welcome to Pathfinder. My name is Nidhi. दोस्तों स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में वी स्टार्टेड विद पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर आपको प्रीवियस सभी सेशंस मिल जाएंगे. आज के सेशन में हम कैटेगराइजेशन करेंगे डीपीएसपीज का, साथ में जो भी आर्टिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन उनको भी समझने की कोशिश करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में कैटेगराइजेशन कर लिया है, कैटेगराइजेशन में आपको फिर से बता दूं, इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कैटेगराइजेशन है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स या लिबरल प्रिंसिपल्स, ये संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि इसको बेसिकली हमने कंटेंट के आधार पे या जो भी इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं उसके आधार पर आइडियोलॉजीज में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जहां पर हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, उस तरह के वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए सरकारों को क्या क्या करना चाहिए, या फिर बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो कामगार, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स जो हैं, मैं आप सभी लोग, हमारे हितों की बात करते हैं. गांधीयन प्रिंसिपल में अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं ऑफ द लोअर स्ट्राटा, ग्रास रूट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं. इस तरह की चीजें हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड है. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो कि उदारवादी हैं. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों. फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए. एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NGLive10. अनअकैडमी से क्यों जुड़े मैम? अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पर आपको, आप कितनी बार भी अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स ईच ईयर. नाउ नया साल 2023 आने वाला है. नया साल, नया रेजोल्यूशन विद न्यू गोल्स. अनअकैडमी आपको दे रहा है 23% का फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस. अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 टू अवेल द डिस्काउंट. और साथ साथ मेरी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी. अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी. चलिए बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कामगारों के हितों के लिए जो भी सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें करने के लिए राज्य को, स्टेट को डायरेक्शंस दिए गए हैं अंडर दीज आर्टिकल्स. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने वो आर्टिकल्स भी लिख दिए और साथ साथ जो उसमें संशोधन हुए और कब कब संशोधन हुए उनको भी मेंशन कर दिया. तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं. सबसे पहले है आर्टिकल 38. आर्टिकल 36 वॉज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो हमने डिस्कस किया. आर्टिकल 37 क्या बताता है कि दो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर नॉट जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, येट दे फॉर्म द फंडामेंटल, दे हैव अ फंडामेंटल रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. और जो भी सरकारें लॉज बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, इनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगी, ऐसा 37 में दिया गया है. अब शुरू करते हैं आर्टिकल 38 से. कहां से कहा था कि मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. 36 से 51 तक आपके डीपीएसपीज है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए. टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस. सोशल ऑर्डर क्रिएट करना, एक तरह से सिक्योर करना लोगों के लिए, जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हो. ये आर्टिकल 38 है. इसमें कुछ चीज को ऐड किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें आगे क्या जोड़ा गया है कि मिनिमाइज किया जाए इनइक्वालिटीज इन द इनकम. जो भी इनकम है उसमें मिनिमाइज, जो भी इनइक्वालिटीज है उनको कम किया जाए. स्टेटस में इनइक्वालिटीज ना हो, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. ये सरकार इंश्योर करे. ये चीज ऐड की गई इन द आर्टिकल 38 बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. इसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है सिक्योर करना है सरकार को. बेसिकली डायरेक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि सिक्योर करे. सबसे पहले राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन. जो भी नागरिक हैं देश के, उन सभी को एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होना चाहिए कम्युनिटी का फॉर द कॉमन गुड. जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लैंड सीलिंग जैसे जो लॉज आए हैं, एक्ट्स आए हैं, उनको समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी किसी एक के हाथ में नहीं होने चाहिए. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सुन के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सुन के आपको कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की याद आ रही होगी. हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड हैं कार्ल मार्क्स से, लेकिन
कंप्लीटली कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स नहीं है। दो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का जो बेस है वो यही है कि जो वर्क फोर्स है, जो वर्किंग लोग हैं, उनके हितों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल्स के, मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी को भी मैच करता है, जवाहरलाल नेहरू की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को भी इसमें मैच किया जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का अगर सोशलिज्म की बात करें तो इट इज एन एक्सट्रीम सोशलिज्म, हमारा इज अ बैलेंस सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। इसी के साथ साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर सेम काम करें तो इक्वालिटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, जेंडर गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये इंश्योर कर किया जाना चाहिए। प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं, कामगार हैं, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने के प्रयास होने चाहिए, उनको इस तरह की न्यूट्रिशनल चीजें पहुंचानी चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारे काम सरकार की जिम्मेदारी है। एंड ऑल्सो चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, बच्चों को भी बचाना, प्रिजर्व करना किसी भी फोर्सिबल अब्यूज से, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। साथ में इसमें एक और पॉइंट को ऐड कर दिया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाने चाहिए, अवसर लाने चाहिए। तो दिस इज आर्टिकल 39, अगेन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। एक और आर्टिकल 39A ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहीं पर ही, कि इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए, कि सभी को समान न्याय मिले, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की गई, कि सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे गरीब आदमी को, जो सक्षम नहीं है, जो जिसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। ठीक है ना, तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, स्टेट को ये करना होगा, स्टेट शैल सिक्योर। ठीक है, 39 हो गया। देन कम्स आर्टिकल 41। अब ये सीरियल वाइज आर्टिकल क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी और कंटेंट वाइज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पहले सोशलिस्टिक आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। 41 कहता है कि सिक्योर किया जाए राइट टू वर्क, सरकार को सिक्योर करना होगा लोगों का काम करने का अधिकार, एजुकेशन, और साथ में पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, तो ऐसे में भी पब्लिक असेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। बेरोजगार जो हैं लोग, उनको कैसे अवसर प्रोवाइड किए जाएं, एक्सक्यूज मी, बढ़ती उम्र में, ओल्ड एज में, या फिर सिकनेस में, किस तरह के संसाधन, किस तरह की हेल्प, या किस तरह की एक तरह से प्रावधान उनके लिए होने चाहिए कि उनको असिस्टेंस मिल सके। ठीक है, आर्टिकल 42 बात करता है जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, जो भी कामगार हैं उनकी जो काम करने की जो कंडीशंस हैं वो जस्ट और ह्यूमन होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होनी चाहिए। साथ ही मेटर्निटी रिलीफ की बात भी करता है आर्टिकल 42 यहाँ पर महिलाओं की, जैसे कि हमने देखा भी है कई बार, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी जगहों पर एक्चुअली अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो भी चुका है, जैसे मटर्निटी लीव के लिए आ जाता है, या बहुत सारी और सुविधाएं जो प्रोवाइड की जाती हैं महिलाओं को, बच्चों को, कामगारों को, रोजगार के लिए मनरेगा जैसी जो सुविधाएं हैं, इसकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये डायरेक्शंस दी गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन सरकार के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के फॉर्म में किया भी गया है। देन आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। एक सिक्योर लिविंग वेज होना चाहिए, जिसमें हम मिनिमम वेजेस एक्ट को कह सकते हैं कि उसको, इसका इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, ताकि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ उनको मिले। प्रधानमंत्री जो गृह योजनाएं हैं, हाउसिंग जो जो स्कीम्स आती हैं, वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। साथ में सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए वर्कर्स को। इसी के साथ आर्टिकल 43A ऐड किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया है कि स्टेप्स लिए जाने चाहिए टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, उनका से हो इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 47 कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस तरफ सरकार को प्रयास करना चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। आर्टिकल 47 में ये कहा गया। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कुछ मैं पॉलिसीज आपको बता रही हूँ, कुछ मैं आपको स्कीम्स बता रही हूँ, कुछ स्कीम्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 47 को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं देश में, जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स में, यानी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी। गांधी जी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो उन्होंने नेशनल मूवमेंट के समय पर था, तो इट वॉज बेसिकली कि
अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो जो भी नशीले पदार्थ हैं उनसे दूर होना चाहिए, नॉन वायलेंट बिहेवियर होना चाहिए, नॉन वायलेंस की तरफ वो कहते थे बढ़ना चाहिए हमको। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 40 बात करता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड उनमें नेसेसरी पावर्स उनको देना और साथ में अथॉरिटी देना ताकि वो फंक्शन कर सके एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को लोकल लेवल पर। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है हमको? आर्टिकल 40 वॉज अ डीपीएसपी जो कि नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस डायरेक्शन को ध्यान में रख के क्या किया गया? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लाए गए जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बना दिया गया। सो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है कि ठीक है, लोकल लेवल पे लोगों के पास पावर्स अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट की तरह काम कर सके। आर्टिकल 43 प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को। अपलिफ्टमेंट की बात है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए या कॉर्पोरेशन के लिए जो भी रूरल एरियाज में है। आर्टिकल 43B ना, आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया है। इसका कोई भाग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला भाग इसमें ऐड किया गया है बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर एक ऑर्डर, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको क्वॉश भी किया गया टू सर्टेन एक्सटेंट। अभी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें बेसिकली वॉलंटरी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करने के लिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लाने की बात की गई है। मतलब लोग आपस में मिलजुल कर इस तरह की चीजें करें, जैसे अमूल है, इस तरह की संस्थाएं बना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसको बढ़ावा देना चाहिए सरकार। ठीक है, इसके अलावा टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, जो पिछड़ा वर्ग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, वीकर सेक्शन है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार प्रमोट करे उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ठीक है, और साथ में उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक जो अन्याय है उससे उनको बचाए और साथ में उनका शोषण नहीं होना चाहिए। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर ही आता है, अंडर आर्टिकल 46। ये सब डीपीएसपीज है, लेकिन इसको हमने डिवाइड कर दिया बेसिकली, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला आर्टिकल है 47 जो बात करता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ एक्सेप्ट इन केस दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मतलब कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन ना किया जाए, ना ही पदार्थों का, मतलब ना ही ड्रिंक्स की फॉर्म में, ना ही ड्रग्स की फॉर्म में, एक्सेप्ट जब उनको मेडिसिनल उनका इस्तेमाल हो रहा है, केवल दवाइयों में अगर उनका उपयोग हो रहा है तभी उनको कंज्यूम किया जा सके, अदरवाइज उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस संबंध में आप देख सकते हैं कि गुजरात हो या बिहार हो जहां पर लिकर बैन कर दिया गया, तो ये इसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 48 आ जाता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आर्टिकल 48 नॉन वायलेंस की तरफ कि भाई जो गायें हैं, जो गायें बछड़े हैं, जो भी मिल्च एनिमल्स हैं, उनको ड्रॉट कैटल है, उनको नहीं मारा जाना चाहिए, उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए और उनकी ब्रीड्स को भी इंप्रूव करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। दिस वॉज गांधीयन प्रिंसिपल। नाउ कम्स द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदारवादी प्रिंसिपल्स हैं ये। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है ये, थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोई भी रिलीजन के बेस पर नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ सिविल कोड चलता है वो कई बार हिंदू लॉ और मोमडन लॉ चलता है ना, वो नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबको समान सिविल संहिता होनी चाहिए पूरे देश में। मतलब एक सिविल, अगर लेट्स से शादी को लेकर या डिवोर्स को लेकर या इनहेरिटेंस को लेकर कानून सेम होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। एग्जाम्पल है आर्टिकल 44, ये उदारवादी विचारधारा है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा है गोवा में किया गया है, और अभी हाल ही में उत्तराखंड में और आई थिंक कुछ और राज्यों ने भी इसके बारे में बढ़ चढ़कर बात की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित किया जाएगा राज्य में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका। उसके बाद आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। नाउ इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें इसका जो सेक्शन जो दिया गया था उसको बदल कर क्या किया गया है कि जो बच्चे हैं 6 साल से छोटे, जो बच्चे हैं उनको एक अर्ली चाइल्डहुड केयर देना और उनको शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, नाउ ये जो आर्टिकल है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें बदलाव किए गए और इसी के द्वारा 2 आर्टिकल्स और ऐड किए गए थे संविधान में, भाग 3 और भाग 4A में। भाग 3 में आर्टिकल 21A विच इज राइट टू एजुकेशन, इसी के द्वारा जोड़ा गया, बच्चों का अधिकार है शिक्षा का, 6 से 14 साल के बच्चों का। और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में
लास्ट ड्यूटी, द 11th ड्यूटी, विच इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द गार्जियन एंड द पेरेंट्स की वो बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें। यहाँ पर राज्य को निर्देशित किया गया है कि आप शिक्षा का प्रावधान कीजिए, उनकी केयर का प्रावधान कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रावधान कीजिए, जिसमें हमने देखा है बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और ये सब चीजें हम देखते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। देन आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे एग्रीकल्चर को आगे ले जाएं और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदारवादी, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करें अपने एनवायरनमेंट को, अपना जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करें, संरक्षित करें, उसको इम्प्रूव करें और साथ ही सुरक्षा करें अपने फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की। नाउ ये आर्टिकल 48A 42 संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा WP आया है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया। और इसके बाद बहुत सारी एक्ट्स आई हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो भी हमारी धरोहर है, सभ्यता संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और इनको सरकार को ये करना है। और साथ में इनको राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की जगहें घोषित की जाएं। आर्टिकल 49 कहता है, जिसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कुछ चीजों को स्थापित भी किया गया है, उनको घोषित भी कर दिया गया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, दिस वी हैव सीन। सेपरेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, दे हैव क्लियर डिमार्केशन, करेक्ट, ओवरलैपिंग नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होता है, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, चेक एंड बैलेंस है लेकिन क्लियरली डिफाइंड है, सेपरेशन दोनों का। एग्जीक्यूटिव इंटरवीन नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द वर्किंग ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव के काम करने के तरीके पे, सेपरेशन दिखा रखा है, मतलब वो स्टैब्लिश हो भी गया है। इसी के अलावा आर्टिकल 51 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने प्रियम्बल वाली मेरी क्लास पढ़ी है तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये भी प्रियम्बल से पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जी लेकर आए थे उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी और इसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह भी मतलब ऐड किया गया संविधान में एज आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया कि राज्य ये निर्धारित करे, इंश्योर करे कि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी को, और साथ में जो भी हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ हम जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस बनाकर रखें, रिस्पेक्ट करें जितने भी इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज हैं उनको, जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करें और साथ में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने का प्रयास करें आर्बिट्रेशन के थ्रू, ना कि वॉर के थ्रू, पीसफुली। तो ये भी करने का प्रयास किया जाता है और हम अबाइड भी करते हैं इस चीज को। सो दीज आर द डायरेक्टिव्स दैट आर गिवन टू द स्टेट, state defined under Article 36 of the Constitution. These are also kind of rights of the individuals, of the citizens of the country, but they are non-justiciable, non-enforceable rights. I hope आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं और ज्यादा बेहतर समझाऊंगी, लेकिन ये क्विक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दीज वर द डायरेक्टिव्स व्हिच आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पार्ट 4 के बाहर भी डायरेक्टिव्स हैं जो दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ट 4 तक कन्फाइन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 335 पार्ट 16 ये कहता है कि जो भी क्लेम्स हैं SC STs के, उनको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए बिना कॉम्प्रोमाइज किए गए एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एम्प्लॉय। ठीक है, सरकार को ये करना चाहिए। आर्टिकल 350A ऑफ पार्ट 17 क्या कहता है कि जो भी मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जानी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर। इंस्ट्रक्शंस तो दी गई हैं कि ऐसा कि होना चाहिए। आर्टिकल 351 ऑफ पार्ट 17 कहता है हिंदी भाषा को डेवलप करना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, सरकारें इसके संबंध में कार्य करें, जो कि हमने समय समय पर कोई कोई इस तरह के प्रोग्राम्स देखे भी हैं, है ना। तो ये डायरेक्शंस हैं बेसिकली जो सरकारों को फॉलो करनी चाहिए while they are framing the laws and policies for the country and the citizens of the country. आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। रफ्तार बैच शुरू हो रहा है 5 तारीख से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10 और अपनी 2023 की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कीजिए। आरंभ 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगेन यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड ND Live 10 टू एनरोल फॉर दिस। लोन फैसिलिटी आपको अवेलेबल है यहाँ पर विद 0% EMI, जिसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless and wish you all a very very happy new year 2023. I hope आपके सभी सपने 2023 में पूरे हो जाएं. God bless you. Take care. Stay safe.